नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। पाकिस्तान एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की आग भड़काने की साजिश में जुट गया है। इसके पलिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तान की सेना, वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई के अफसर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इरादे बेहद खतरनाक हैं, क्योंकि इस बार पाकिस्तान अपने पालतू आतंकियों की मदद से जम्मू कश्मीर में धार्मिक फसाद भी कराना चाहता है। धार्मिक फसाद। खुफिया सूत्रों से खबर मिली है कि इसी मकसद से दशहरे और दिवाली के त्योहार के मौके पर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की तैयारी की जा रही है। हमेशा की तरह पाकिस्तान ने इस बार भी लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों के कंधे पर बंदूक रखी। साजिश को अंजाम देने की जिम्मेदारी अल बद्र नाम के आतंकी संगठन को सौंपी गई। अल बद्र को आतंकी हमले में मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने की वजह भी समझ में आ गई। इस आतंकी गिरोह में ज्यादातर रंगरूट जम्मू कश्मीर के हैं। भारत और दक्षिण एशिया में आतंकी हरकतों पर नजर रखने वाले थिंक टैंक साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक अल बद्र असल में हिजबुल मुजाहिदीन से ही टूटकर बना है। यूं कहें कि खास रणनीति के तहत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने खुद 1998 में इस आतंकी संगठन को पैदा किया। इसमें जम्मू कश्मीर के वो आतंकी हैं जिन्हें हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाउद्दीन बरगला कर पीओके ले गया। वहां इन्हें ट्रेनिंग देने के बाद 1990 के दशक में आईएसआई ने अफगानिस्तान भेज दिया, जहां ये अल बद्र के आतंकी हिजबुल इस्लामी के नाम से, हिजबे इस्लामी के नाम के बैनर तले तालिबान और अल कायदा के साथ काम करते थे। वहां से लौटने के बाद आतंकियों के इस गिरोह को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मनशेरा में पनाह दी गई। तब इस गिरोह का सरगना आरफीन उर्फ जानिसार उर्फ लुकमान हुआ करता था। फिलहाल अल बद्र का सरगना बख्त जमी खान नाम का आतंकी है। बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, श्रीनगर और कुपवाड़ा जिलों में अब अल बद्र का नेटवर्क है, जिसमें ज्यादातर हिजब के ही आतंकी हैं और स्लीपर सेल के एजेंट शामिल हैं। यह आतंकी संगठन कश्मीर में हुर्रियत के नरमपंथी गुट से भी नफरत करता है। इसलिए आशंका यह भी है कि अल बद्र के आतंकियों के जरिए जम्मू कश्मीर में त्योहारों के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों पर एक साथ आतंकी हमले करा के पाकिस्तान वहां 1990 की तरह खूनी खेल खेलने का प्लान बना चुका है। इमरान के आतंक ब्रिगेड की बहुत बड़ी साजिश। दिवाली से पहले हिंदुस्तान पर हमले का प्लान। आतंकियों की सीक्रेट मीटिंग की इनसाइड स्टोरी। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अचानक सक्रिय हो गए हैं। आतंकी कैंपों में नए रंगरूटों की भर्ती की जा रही है। आतंक के आका दहशत की पाठशाला के चक्कर लगा रहे हैं। पाकिस्तान सेना के आला अधिकारी भी आतंकियों के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। आईएसआई आतंक के सिपह सालारों को प्रशिक्षित करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। ये तमाम हलचल इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर भारत में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देने की साजिश में जुट गया है। पाकिस्तान एक बार फिर भारत को दहशतगर्दी के हथियार से गहरा जख्म देने की तैयारी कर रहा है। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार पाकिस्तान भारत में त्योहारों के इस मौसम में हमलों का प्लान बना रहा है और इसके लिए उसने खूंखार आतंकियों की एक टीम भी बना ली है। इस टीम में लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और अल बद्र के आतंकी शामिल हैं। और सबसे खास बात यह है कि इन आतंकियों की टीम को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना ट्रेनिंग दे रही है। पाकिस्तान के पैसों पर पलने वाले आतंकियों ने टारगेट तय कर लिया है। दहशतगर्दों की कातिल कंपनी ने दिन और तारीख भी मुकर्रर कर ली है। बस इमरान और बाजवा के इशारे का इंतजार है। इधर इशारा मिला, उधर भारत में हमलों को अंजाम देने की कोशिश शुरू हो जाएगी। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि हमले कहां और कब अंजाम दिए जाएंगे। न्यूज 18 के पास खुफिया रिपोर्ट की एक कॉपी मौजूद है। इसमें पाकिस्तान की आतंकी साजिश के एक एक सबूत दर्ज हैं। इसमें आतंकी हमलों के लिए बनाए गए प्लान का पूरा खाका है।
आपको बता दें कि न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 10 से 15 दिन के अंदर आतंकी भारत में हमलों को अंजाम दे सकते हैं। पाकिस्तान के आतंकी जम्मू के हिंदू बहुल इलाकों को निशाना बना सकते हैं। त्योहारों के मौसम में आतंकी हमलों में तेजी लाई जा सकती है। त्योहारों के सीजन में पाकिस्तान के आतंकी संगठन हर बार हमलों की साजिश रचते हैं, लेकिन इस बार आतंकी एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। बिना हथियार के आतंकियों की घुसपैठ कराने की तैयारी है, ताकि पकड़े जाने या फिर मारे जाने पर इसे मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा बनाकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा सके। जी हां, पीओके में आतंकियों, आईएसआई और पाकिस्तान सेना के आला अधिकारियों की एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इस मीटिंग में आतंकी हमलों के मास्टर प्लान पर मुहर भी लगाई जा चुकी है। आतंकियों की उस खूनी टोली को मिशन पर भेजने की तैयारी हो चुकी है, जिसमें मसूद अजहर, हाफिज सईद और आतंकी संगठन अल बद्र के दहशतगर्द शामिल हैं। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत में हमलों को अंजाम देने के लिए 14 आतंकियों को चुना गया है। इन आतंकियों की ट्रेनिंग आईएसआई के ब्रिगेडियर सलमान की देखरेख में हुई है। आतंकियों को एसएसजी के कमांडो भी ट्रेनिंग दे चुके हैं। पीओके के रावलाकोट, खुरेटा और समानी में आतंकियों की ट्रेनिंग हुई है। पाकिस्तान के जिला सियालकोट में भी कुछ आतंकियों को प्रशिक्षण दिया गया है। मेरी सोच है कि पाकिस्तान को बैकफुट पे डालने की ज़रूरत है। हमको ऑफेंसिव मोड में आने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को डिफेंसिव मोड में डालने की ज़रूरत है, और ये करने का बेस्ट तरीका है यदि हम अपनी हेवी आर्टिलरी इस्तेमाल करते हैं और ये त्यौहार के सीज़न में कंटिन्यूसली फायर करते रहें। जब पाकिस्तान देखेगा कि उसकी झोपड़ी में आग लगा हुआ है तो वो हिंदुस्तान की तरफ नहीं देखेगा। न्यूज 18 को मिली खुफिया रिपोर्ट की कॉपी के मुताबिक इमरान खान इस समय पाकिस्तान में पैदा हुए हालात से बेहद परेशान है। बढ़ती महंगाई और लोगों की नाराजगी ने इमरान का जीना मुहाल कर दिया है। यही नहीं, पाकिस्तान की इमरान सरकार एफएटीएफ की सूची में ब्लैकलिस्ट भी नहीं होना चाहती। लिहाजा पाकिस्तान इस बात का इंतजार कर रहा है कि बॉर्डर पर भारत को उकसाया जाए और इसकी आड़ में आतंकी हमलों को अंजाम देकर जनता के बीच अपनी छवि ठीक की जाए। तो शायद यही वजह है कि एलओसी पर पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम भी हमला करने की फिराक में है। 3 दिन पहले पीओके में पाकिस्तान सेना के 3 कमांडरों ने दौरा भी किया था। हम यदि पूरी तरह से सजग हैं, हमारी यदि इंटेलिजेंस नेटवर्क अच्छी है, हमारी यदि इंटेलिजेंस रिपोर्ट एकदम सही वक्त पे मिल जाती है, हमें यदि लोकल सपोर्ट, वहाँ के कुछ लोकल्स हैं जो हमारे हितैषी हैं, तो उनसे यदि इंफॉर्मेशन मिल जाता है सही वक्त पे, तो ये इसको हम लोग पूरी तरह से 100% विफल करने की क्षमता रखते हैं। इसमें दो राय नहीं कि पाकिस्तान की सेना वहां मौजूद आतंकी संगठनों के साथ मिलकर भारत को जख्म देने की तैयारी कर रही है। तो आपको बता दें कि भारत के खिलाफ साजिशों का पुलिंदा तैयार करने के लिए पाकिस्तान चीन की मदद से हथियारों का जखीरा भी बढ़ाता चला जा रहा है। सबको पता है कि पाकिस्तान हथियारों के लिए पूरी तरह चीन पर निर्भर है, लेकिन हालिया समय में उसकी निर्भरता न सिर्फ बढ़ी है बल्कि चीन भी खुलकर पाकिस्तान की सैन्य क्षमता बढ़ाने में लग गया है। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की सेना को चीन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम देना चाहता है, जिसके लिए इसी साल दिसंबर में पाकिस्तान के अधिकारी चीन का दौरा कर सकते हैं। एक ऐसा देश जो चीन के इशारे पे नाचता है, सदाबहार कहता है, घुटने टेकता है, उसने भी ये तीनों आइटम लेना मना कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि चीन के ये आइटम एकदम थर्ड क्लास है, थर्ड रेट है। तो चीन, पहली बात तो है कि चीन के कोई भी इक्विपमेंट की क्या क्वालिटी है हम सेना के लोग जानते हैं। पाकिस्तान चीन की मदद से भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है। वो मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान पीओके में चीन की मदद से जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए ठिकाना भी तैयार कर रहा है।
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के पाउली पीर इलाके में पाकिस्तान सेना और पीएलए एक साथ मिलकर यह ठिकाना तैयार कर रही है। तो खुफिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी भी सामने आई है कि एलओसी के उस पार कई जगहों पर चीन की मदद से पाकिस्तान सेना के लिए बड़ी तादाद में बुनियादी ढांचा तैयार करने की कोशिश की जा रही है। मतलब ये कि चीन के कंधे पर बैठकर पाकिस्तान भारत से लोहा लेने का सपना देख रहा है। लेकिन इमरान खान को अपने मुल्क की हालत शायद पता ही नहीं, जहां लोग दाने दाने को मोहताज हुए जा रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकी हमेशा की तरह इस बार भी त्योहारों के दौरान भारत को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि पाकिस्तान की सेना और इमरान के आतंकी कब तक भूखे पेट भारत के खिलाफ आतंक का अभियान चलाते रहेंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में अब तक का सबसे बड़ा महंगाई बम फूटा है। ऐसी हालत में भी इमरान आतंक की साजिशों का ताना बाना बनाने में ही लगे हुए हैं, जिससे वहां की जनता में आक्रोश की ज्वाला भड़क उठी। पाकिस्तान में जनता का आक्रोश और इमरान के खिलाफ शुरू हुई बगावत आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले कराने की साजिश के जरिए पाकिस्तान अपना उल्लू भी सीधा करना चाहता है। इमरान खान की सरकार को मालूम है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी बड़ा आतंकी हमला हुआ तो भारत सर्जिकल स्ट्राइक या फिर बालाकोट की तरह एयर स्ट्राइक से जवाब देने से नहीं चूकेगा। ऐसा होते ही पाकिस्तान की सरकार और सेना को शोर मचाने का मौका मिल जाएगा कि पाकिस्तान खतरे में। इसी शोर में पाकिस्तान के उन लोगों की आवाज दब जाएगी जो इस कोरोना संकट में महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं और दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। इमरान खान की गर्दन वहां के विपक्षी दलों ने भी दबोच रखी है। वहां भुखमरी और विद्रोह की नौबत आ गई है, जिससे बचने के लिए इमरान खान भी शी जिनपिंग वाली चाल ही चल रहे हैं। शी जिनपिंग ने चीन के घरेलू संकट से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एलएसी पर तनाव भड़काया था और इमरान वही काम एलओसी पर करना चाहते हैं। चीन की तरह ही पाकिस्तान में भी लाखों लोगों के सामने भूखे मरने का खतरा है। एशिया टाइम्स ने जुलाई में एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें बताया गया कि इस साल पाकिस्तान को जितने राशन की जरूरत थी उसमें चारों तरफ हाथ पैर मारने के बाद भी 35 लाख टन अनाज का इंतजाम इमरान खान की सरकार नहीं कर पाई। पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री हफीज पाशा का कहना है कि गेहूं की भारी किल्लत की वजह से पाकिस्तान में महंगाई आसमान पर है। इसकी वजह से पाकिस्तान के लोगों को राशन खरीदने के लिए इस साल अपनी जेब भारतीय रुपयों में 8,000 करोड़ से ज्यादा ढीली करनी होगी। पहले से कंगाली में आटा गीला करने के लिए इतना का बहुत काफी। हफीज पाशा के मुताबिक 21 साल में पहली बार पाकिस्तान को दूसरे देशों से गेहूं खरीदना पड़ रहा है। पाकिस्तान में हर आदमी का पेट भरने भर के लिए कम से कम 200 करोड़ टन गेहूं खरीदना होगा। इसके लिए इमरान खान के पास न तो पैसा है न पॉलिसी है। उन्हें पाकिस्तान की फौज ने गद्दी पर बिठाया है और पाकिस्तान की फौज बस इतना ही जानती है कि जनता जब गेहूं गेहूं करने लगे तो उसे गन यानी बंदूक की जरूरत समझा दी जाए। पाकिस्तान के लोग अगर आलू प्याज के लिए तड़पने लगे तो उन्हें बम की अहमियत समझाई जाए। पाकिस्तान की जनता को जनरल अयूब के जमाने से जो घुट्टी पिलाई जा रही थी, इमरान खान भी अपनी नाकामी छिपाने के लिए दवा के तौर पर उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई बम का बड़ा विस्फोट। थक गए भाई, थक गए। अब तो जिंदगी से बेजार आ गए। बजाय कम करने के महंगाई और ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा। इमरान के खिलाफ बढ़ता जनता का आक्रोश। इमरान के आतंक का आटा गीला। महंगाई कर दी है। इमरान खान को कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। यही पाकिस्तान का बुरा हाल कर रखा। वो तो कह रहा था तब्दीली आएगी, ये सही की तब्दीली दिखा रहा है वो। बस हुकूमत सुधर जाए तो यही कहेंगे कि रहम करे अपने कौम पे। कितना इन लोगों ने महंगाई कर दी है, बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है। सुना आपने, ये उस पाकिस्तान की जनता का आक्रोश है जहां की सरकार दहशतगर्दी और उसके जरिए भारत के खिलाफ रोज नए नए साजिश तैयार करती रहती है।
ये उस पाकिस्तान की जनता की चित्कार है जहां की हुकूमत सिर्फ हिंदुस्तान से दुश्मनी निकालने के लिए नीति और कूटनीति बनाती रहती है। भले ही इमरान खान के कानों तक ये आवाज ना पहुंचे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम का बढ़ता गुस्सा इमरान खान का तख्त जरूर हिला देगा। ये गुस्सा इमरान खान और शी जिनपिंग की तमाम साजिशों की हवा निकाल देगा, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम अब भूखे पेट सोना नहीं चाहती। वो महंगाई की मार से इस कदर आजिज आ चुकी है कि हद से गुजर जाने को भी तैयार है। यहाँ मैं जो है वो मौजूद हूँ और सूरत हाल ये है कि सब्जियां इन्हीं कुछ दिनों में ख़ास तौर पर टमाटर की कीमतें बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ी हैं। शिमला मिर्च 235 रुपये तक है, टमाटर जो पहले 70-80 जो है वो रहा और 30 रुपये भी यहाँ कोई 2-3 महीने पहले या 30 रुपये 40 रुपये किलो जो है वो बिकता रहा। अब वो 150 रुपये किलो जो है वो हो चुका और ये ग्रेजुअली जो है वो बढ़ता रहा है। शिमला मिर्च 240 तक जो है वो चुकी हुई है। पाकिस्तान में हर जरूरी चीज की कीमत आसमान छू रही है। भारत से भिड़ने की बात करने वाली पाकिस्तान की जनता के लिए 2 जून की रोटी का जुगाड़ कर पाना भी मुश्किल हो चला है। सब्जियों से लेकर दाल, गोश्त, दूध, दही के लिए लोगों को अपनी जेब बहुत ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है। यकीन नहीं आता तो पाकिस्तान में महंगाई की ताजा रेट लिस्ट देख लीजिए। गेहूं 60 रुपए प्रति किलो, प्याज 100 रुपए प्रति किलो, आलू 80 रुपए प्रति किलो, टमाटर 150 रुपए प्रति किलो, मटर 225 रुपए प्रति किलो, खीरा 117 रुपए प्रति किलो। सितंबर आवाम के लिए काफ़ी सितमगर साबित हुआ है, क्योंकि महंगाई की शरह में खासा इजाफा देखा गया है। गुज़श्ता मंथ तो महंगाई की शरह 8.2% थी, लेकिन एक महीने के दौरान वो बढ़कर 9.04% तक पहुंच गई है। तकरीबन एक महीने के दौरान 1% महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है। जितनी भी अशिया खुर्दनोश हैं, जिसमें आटा, दाल, चावल, चीनी, नमक, तमाम जो वो मसाला जात महंगे हुए हैं। ताज़ा सब्जियाँ, फल, इन तमाम की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गोश्त महंगा हुआ है, आटा 5% महंगा हुआ है। अपनी भूख मिटाने के लिए अब पाकिस्तान रूस से गेहूं आयात कर रहा है। रूस से इस महीने करीब 2 लाख मीट्रिक टन गेहूं पाकिस्तान पहुंचेगा। अनाज एसोसिएशन और रिटेल कारोबारियों की तरफ से पाकिस्तान की सरकार को प्रस्ताव भेजने की भी तैयारी है, जिसमें रोटी की तरह ही गेहूं, चीनी और चिकन के दाम को फिक्स किए जाने का प्रस्ताव है। लेकिन सवाल ये कि क्या इससे पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा? पाकिस्तान भिखमंगों की तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF, अमेरिका, चाइना, सऊदी अरेबिया, इनके पास पैसा मांगता फिरता है और उसका मुख्य कारण एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेता है, जिसको हम अंग्रेजी में पॉन्जी स्कीम कहते हैं, जिसके अंतर्गत आप एक पैसे को एक की टोपी दूसरे सिर पहनाना कहते हैं। तो पाकिस्तान की लगातार बढ़ती हुई डेट, लगातार बढ़ते हुए कर्ज का कारण है महंगाई, लिमिटेड रिसोर्सेस। पाकिस्तान में शादियों का सीजन भी शुरू हो चुका है, लेकिन शादियों की रौनक फीकी है, क्योंकि गेहूं, सब्जियों और गोश्त के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। हर जरूरी चीज आम आदमी की पहुंच से दूर होती चली जा रही है। पाकिस्तान मीडिया में छपी खबर के मुताबिक पिछले साल दिसंबर में भी कुछ ऐसे ही हालात बने थे, जब गेहूं के लिए काफी मुश्किलें पैदा हो रही थी। अब इस साल अक्टूबर में फिर वही हाल हो गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिसंबर तक हालात बहुत ज्यादा बिगड़ सकते हैं। सरकार के दावे जो निर्ख कंट्रोल करने के हवाले से हैं वो एक तरफ हैं, लेकिन हकीकत उसके बरक्स है। सब्जियों के निर्ख हैं कि कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रहे। सबसे ज़्यादा मसला इस वक्त मार्केट में अदरक के रेट का चल रहा है। आज मॉडल बाज़ार के अंदर भी जो DC ऑफिस के रेट्स के ऊपर यहाँ पर इतलाक होता है, उसके अंदर भी अदरक का रेट 540 रुपये फ़ी किलो, जबकि आम मार्केट में 800 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इंसान खाए बिना जिंदा नहीं रह सकता। फिर पाकिस्तान की फौज और वहां मौजूद आतंकी भूखे पेट भारत के खिलाफ जिहाद क्या करेंगे? ऐसे में इमरान को फिलहाल यह सोचना चाहिए कि वो भूखमरी से कराती अपनी जनता को राहत कैसे पहुंचाए, कैसे इस महंगाई पर लगाम लगाएं। वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तान की यह हालत उस पर बढ़ते कर्ज का नतीजा है, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इसके अलावा मुल्क में भ्रष्टाचार और खराब प्रशासन ने भी महंगाई में पलीता लगाने का काम किया है। अब इमरान के लिए मुसीबत का सबब यह है कि उन्हें कई मुल्क और कर्ज देने से इनकार कर रहे हैं, जिसके जरिए पाकिस्तान हालात पर काबू करने की कोशिश करना चाहता था।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पाकिस्तान को कर्ज देने पर रोक लगा सकता है। वहीं सऊदी अरब पाकिस्तान से कर्ज चुकाने को कह रहा है। चीन भी पाकिस्तान से अब कर्ज के बदले जमीन मांग रहा है। पाकिस्तान ने जो धड़ल्ले से वहां नोट छापे हैं, जिसको प्रिंटिंग ऑफ करेंसी कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को और देशों से, अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल एजेंसीज से कर्ज लेने में दिक्कत आ रही, तो उसने बेतहाशा नोट छापे हैं। तो अर्थव्यवस्था की और आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखें तो जब बहुत सारे नोट कम चीजों को चेज कर रहे होते हैं, उनके पीछे भाग रहे होते हैं, तो उससे महंगाई की दर बढ़ती है। पाकिस्तान में इमरान की सरकार 2 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है, लेकिन इन 2 सालों में इमरान की गलत नीतियों की वजह से पाकिस्तान गले तक कर्ज में डूब गया। कर्ज की पुरानी अदायगी के लिए इमरान सरकार और कर्ज लेती रही, जिससे हालात बिगड़ते चले गए। अब जो खबर है उसके मुताबिक पाकिस्तान की इमरान सरकार एक बार फिर से 1.1 लाख करोड़ का नया कर्ज लेने की कवायद कर रही है। लेकिन इमरान के लिए मुश्किल ये कि सऊदी अरब जैसे देश अब पाकिस्तान की मदद नहीं करना चाहते। IMF भी हाथ खड़े कर चुका है, जबकि चीन खुद ही परेशान है। ऐसे में इमरान को और ज्यादा कर्ज मिलेगा कहां से? जाहिर है इन हालात में इमरान की कुर्सी डगमगाएगी और बहुत मुमकिन है कि जनता उनके खिलाफ बगावत का बहुत जल्द बिगुल फूंक। हाथरस कांड पर विपक्षी दलों के आंदोलन का शोर थोड़ा कम हुआ तो अब आरोपियों के समर्थन की आवाजें गूंजने लगी। एक दिन पहले न्यूज 18 ने खुफिया कैमरे पर हाथरस के उन पुलिस अफसरों का कबूलनामा दिखाया था जो इस मामले की जांच से जुड़े थे। फिलहाल सस्पेंड किए जा चुके उन अफसरों का दावा था कि 14 सितंबर की घटना के बाद से ही पीड़ित लड़की और उसके परिवार ने कई बार बयान बदले, जिसकी वजह से मामला उलझता चला गया। लड़की की मौत के बाद जो हंगामा हुआ, उसकी जांच के बाद यूपी पुलिस ने यह दावा भी कर दिया कि बवाल के लिए बड़े पैमाने पर साजिश रची, विदेश से इसके लिए फंडिंग हुई। आरोप है कि इस कांड में भी PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ था, जो 2019 में नागरिकता कानून विरोधी आंदोलन में हिंसा की आग भड़काने के आरोपों से घिरा हुआ है। यूपी पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है जिन पर PFI से जुड़ा होने का आरोप है। इस मामले में हिंसा भड़काने के लिए हवाला के जरिए विदेशों से पैसा भेजे जाने का आरोप भी है, इसलिए प्रवर्तन निदेशालय ने भी जांच शुरू कर दी है। मामला दलित लड़की के साथ बर्बरता का है और इस केस में गिरफ्तार किए गए 4 आरोपी ऊंची जाति के हैं, इसलिए पहले ही दिन से यह विवाद जातियों के झगड़े में भी तब्दील होने लगा था। विपक्षी दलों ने भी यूपी सरकार को घेरने के लिए जाति का मुद्दा भी उछाला था। अब हाथरस के उस गांव के लोग भी लामबंद दिख रहे हैं। आरोपियों के समर्थन में खुली बयानबाजी हो रही है। खुद को चश्मदीद बताने वाले ऐसे कई लोग सामने आए हैं जिनका दावा है कि 4 आरोपियों में कोई भी घटना वाले दिन पीड़ित लड़की के आसपास भी नहीं था। कुछ कथित चश्मदीद तो उस लड़की की मां और भाई को ही कटघरे में खड़ा करने से नहीं चुके। वहीं आरोपियों ने हाथरस जेल से जिले के SP को चिट्ठी भेजी है जिसमें खुद को बेगुनाह बताया है। एक आरोपी ने दावा किया कि लड़की के साथ उसकी दोस्ती थी, बस और कुछ नहीं था। पीड़ित परिवार इंसाफ और सुरक्षा की गुहार पहले से लगा रहा था। अब आरोपियों के समर्थन में भी इंसाफ की आवाज बुलंद की जा रही है। यूपी सरकार ने इस मामले की CBI जांच का आदेश दे दिया। CBI जांच अभी शुरू नहीं हुई। यूपी सरकार की ओर से गठित SIT जरूर हरकत में। उसने गांव के 40 लोगों को बयान देने के लिए तलब किया है। बयान से सच सामने आएगा या फिर मामला और उलझेगा, अब यह सवाल बड़ा हो गया। आरोपियों का बचाव करने वालों का दावा है कि नार्को और लाई डिटेक्टर टेस्ट से ही सच सामने आएगा। यूपी सरकार ने आदेश भी दिया था कि पीड़ित परिवार और आरोपियों दोनों पक्षों का टेस्ट कराया जाए। तब यह सवाल उठा था कि पीड़ित लड़की के घर वालों को इंसाफ दिलाने के बजाय उनके आरोपों पर शक क्यों हो रहा। यह सवाल अब भी जसकतस है, जिसके जवाब में आरोपियों की तरफ से दलील दी जा रही है कि पीड़ित लड़की के परिवार वाले अगर सच बोल रहे हैं तो जांच कराने में दिक्कत क्या है। न्यूज 18 के ऑपरेशन हाथरस से पलटा हाथरस कांड। ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए क्या तो कोर्ट से आई बयान दे दिया, समझा दिया कहीं भी करेंगे कुछ चीज लाभ मिल जाएगा। न्यूज 18 के सबूतों से सामने आए नए सच। मतलब जिला चिकित्सालय में जाएगा
तो उस टाइम पे जीप कटी हुई थी ना, जीप कहाँ? ऑपरेशन हाथरस से देश भर में हलचल। न्यूज़ 18 की टीम को जिसने स्टिंग किया, मेरा प्रणाम, क्योंकि आपने सच लाया। न्यूज़ 18 ने बहुत बड़ा काम किया है कि सच सामने लाने की कोशिश की है। न्यूज़ 18 के ऑपरेशन हाथरस ने इस वारदात का वो सच और वो नया पहलू देश के सामने रख दिया जिस पर अब तक पर्दा पड़ा हुआ था। हमारे खुलासे के बाद इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया। न्यूज़ 18 के खुलासे के बाद अब इस मामले से जुड़े कुछ और किरदार भी सामने आ रहे हैं। ये लोग उस वारदात के चश्मदीद हैं जो घटना को लेकर लगभग वही कहानी बता रहे हैं जो न्यूज़ 18 के खुलासे में सामने आई थी। न्यूज़ 18 इंडिया के ऑपरेशन हाथरस में जो भी किरदार सामने आए, उन्होंने ये दावा किया कि वारदात वाले दिन यानी 14 सितंबर को जो एफआईआर लिखी गई थी उसमें केवल एक ही शख्स को आरोपी बनाया गया था और ये मामला जो है गैंगरेप का नहीं था बल्कि अटेम्प्ट टू मर्डर का था। न्यूज़ 18 के ऑपरेशन हाथरस में सामने आए किरदारों ने वारदात को लेकर जो दावे किए, अब कुछ वैसा ही दावा घटना के चश्मदीद भी कर रहे हैं। अब हम आपको इस वारदात के दो चश्मदीदों की गवाही दिखाने जा रहे हैं। इन दोनों का कहना है कि वारदात वाले दिन ये उस खेत के नजदीक मौजूद थे जहां पर पीड़ित से दरिंदगी के आरोप लगाए गए। सबसे पहले हम आपको वारदात के पहले चश्मदीद से मिलवाते हैं। ये हैं ओमकार, जो हाथरस के बुलगढ़ी गांव के रहने वाले हैं। बुलगढ़ी वही गांव है जहां पीड़ित परिवार रहता है और यहीं वारदात हुई थी। ओमकार के खेत और पीड़ित परिवार के खेत अगल बगल हैं। ओमकार खुद को इस वारदात का चश्मदीद होने का दावा करते हैं और उनका कहना है कि वो वारदात के वक्त भी मौके पर ही मौजूद थे। ओमकार का कहना है कि वारदात वाले दिन वो अपने खेत पर गए थे और उनका खेत वारदात वाली जगह के पास ही है। यही नहीं, ओमकार का यह भी कहना है कि घटना के बाद वही सबसे पहले मौके पर भी पहुंचे थे। कराने की आवाज आई, कराने की आवाज आई तो मैंने कहा ये कराने की आवाज कैसी आ रही, किसी आदमी की, व्यक्ति की है कराने की। मैं धीरे धीरे बाजरा खेत में गया, कोई शोरगुल था नहीं। मैं धीरे धीरे गया तो मैंने दूर से ही देखा था कि लड़की पड़ी थी और उसका भाई, उसकी माँ दोनों खड़े थे और ये कह रहे थे कि संदीप का नाम लेना। मैं संदीप को मैं गांव में छोड़ के आया हूँ और ये संदीप का नाम ले रहे हैं। तो मैंने कि इसमें कोई राज है, इसे चुपचाप रहो। मैं चुपचाप रहा और चुपचाप ही धीरे धीरे मैं निकलता आया। उसके बाद उसका बड़ा भाई जो सतेंद्र है वो खेत से निकला, घास की गांठ लेकर गठरिया, वो अपने घर को चलाया, मैं वहाँ आगे रहा था। ओमकार का ये भी दावा है कि वारदात जिस वक्त हुई, इस मामले के एक और आरोपी लवकुश अपनी मां के साथ पास के ही खेतों में काम कर रहा था और शोर शराबा होने के बाद लवकुश और उसकी मां मौके पर भी गए थे। मुन्नी की देवी का खेत है लवकुश का, वो भी घास के लेके आई। मैं अपने सड़क पे आकर के खड़ा हो गया था। दी जब वो पहुंचे बताऊँ तो आवाज मैंने सुना कि उसकी माँ, लड़की की माँ कह रही थी हमारी बिटिया को पानी पिला दो, ये क्या होगा देखना बताओ। तो लवकुश कहीं से पानी लाया होगा, उसे पानी पिलाया है या न पिलाया ये मैंने देखा ना। मैं दूर से ही सड़क से अपना आवाज सुनता रहा। ओमकार ने इसके साथ ही इस मामले के मुख्य आरोपी संदीप और उसके घर वालों के बारे में भी बताया है। ओमकार का दावा है कि शोर शराबा बढ़ा तो संदीप के परिवार के लोग घटनास्थल पहुंचे थे। मैं गांव से जा रहा था तो जैसे गांव निकलते ही संदीप का मकान है और पशु भी सड़क के सहारे बांधते हैं। वो तो पानी पिला रहे थे बाप बेटा, तो संदीप और उसके पापा। फिर मैं खेती की तरफ गया था। वो संदीप जो आरोपी है अभी जो अलीगढ़ जेल में इस वक्त बंद है, उसकी बात कर। उसी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, उसे मैं गांव में छोड़ गया। हाथरस कांड के इस चश्मदीद ओमकार का कहना है कि इस वारदात के बाद गांव में पंचायत ने भी पूरे मामले की जानकारी ली थी, जिसमें उसने यही बयान दिया था। ओमकार का कहना है कि अगर एसआईटी या कोई जांच एजेंसी उनसे पूछताछ करती है तो वो अपनी बात जरूर रखेंगे। भीड़ हुई ठाकुरों की, जब मैंने सबसे पहले मैंने बयान, ये बालक गलत फंस रहे हैं,
तो इसलिए मैंने जब वहाँ पर बोला था। एसआईटी की टीम अगर आपसे पूछताछ करती है तो आप उसको ये पूरी बात बताएंगे? हाँ, पूरा बात बताऊंगा। हाँ, जैसे आपको बताइए, जो जितना मैंने देखा है उतना ही बता सकता हूँ। ओमकार ने दावा किया कि इस मामले के एक आरोपी लवकुश और उसकी मां भी वारदात के वक्त आसपास के खेत में थी, जो शोर शराबा सुनने के बाद तक पहुंची थी। इस तरह ओमकार के मुताबिक लवकुश की मां इस मामले की दूसरी चश्मदीद है। इनका खेत भी पीड़ित के परिवार के खेत के पास ही है। लवकुश की मां का दावा है कि वारदात वाले दिन वो घटना स्थल से महज 50 मीटर की दूरी पर थीं और अपने बेटे, जो अब आरोपी भी है, उसके साथ खेतों में काम कर रही थी। बेटा तो लवकुश अपने खेत में चारा काट रहे थे और वो लड़की की माँ और लड़के का भाई और लड़की की लड़की तीनों और बार खेत में काट रही थी, दूसरे वाले में पूरी थी सड़क। इस पार तो वो उसकी लड़की की माँ और वो काट रही, इस तरफ हम काट रहे थे। आरोपी लवकुश की मां का दावा है कि उन्हें वारदात वाले दिन की एक एक बात सिलसिलेवार ढंग से याद है। इसीलिए न्यूज 18 की टीम ने इनसे सबसे पहले वारदात वाले दिन क्या और कैसे हुआ ये जानना चाहा। खेत बार आई है, जो जिसके खेत में घटना घटी गई है वही था। उससे बोला कि मेरी बेटी नहीं दिख रही, तो भाभी यहीं पे तुम्हारी बेटी काट रही होगी जहाँ तुम काट रही हो, मैं तो अपनी साइड काट रहा हूँ। तो वो तीसरे खेत में चारा काट रहा था। इतनी देर में, थोड़ी देर में उसकी माँ ने देखा है, ढूंढा है। उसका भाई गठरी लेके पहले आ गया, वो घर में खेत में घुसा है। तो खेत में घुसी है तो उसकी लड़की जमीन पे पड़ी हुई है, पड़ी है जमीन में। उसपे के मुँह से, वो बताने वाली क्या बात कह रही है, मुझे तो मालूम नहीं थी कि मुँह से खून आ रहा था। तो उसने आवाज़ मारी है, छोटू कि हाँ कि भक्के आना, हमारी लाली को क्या हो गया, क्या हो गया, कि मेरी लड़की जहाँ पे पड़ी है और मुँह से खून आ रहा है। वो आया है, उसने देखा है कि भाभी हाँ हो गया ये, कि बाहर निकलवा दोगे इसको, कि भाभी मैं नहीं पकड़वा पाऊँगा, बच्चा है, घबरा गया। इतनी देर में उसकी माँ बोली कि बाहर जा के किसी को देख लो। चश्मदीद नंबर 2 यानी लवकुश की मां का कहना है कि पीड़ित का भाई उस वक्त मौके पर पहुंचा जब काफी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। यही नहीं, उनका ये भी कहना है कि उनके बेटे यानी आरोपी लवकुश ने ही जख्मी हालत में पीड़ित को पानी पिलाया था। घर आया है, छोटू आया है, घर कह के गया उसके भाई से कि भाई ऐसे ऐसे तेरी बहन के वो हैगी है, मुँह से खून आ रहा है, तेरी मम्मी बुला रही है। तो उसका भाई घर से निकल के आया है, बाहर से वापस चला गया, फिर भी नहीं गया है। सोम सिंह और छोटू और मेरा बेटा लवकुश, हम चारों ही है कि इकट्ठे गए हैं वहाँ पे। तो लड़की जमीन पे पड़ी हुई है, उसकी माँ चारा काट रही है। अपने बेटा से बोला था कि बेटा तू किसी माँ पॉलिथीन में पानी लिया, तो मेरा बेटा साइकिल लेके आया, पॉलिथीन से पानी ले गया है, उसकी माँ के हाथ में दिया कि लो भाभी इसे पिला दो। हाथरस कांड की जांच में जुटी एसआईटी ने अब गांव के लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है। जाहिर है इस पूछताछ में ये तथ्य भी सामने आएंगे। इसके अलावा एसआईटी गांव के 40 लोगों से पूछताछ कर रही है, जिससे ये साफ हो जाता है कि इस मामले की सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। हाथरस कांड में पीड़ित पक्ष पर ही सवाल उठाने और आरोपियों के समर्थन में मोर्चा खोलने से 2014 का बदायूं कांड याद आ रहा है। हाथरस से महज 125 किलोमीटर दूर बदायूं में 27 मई 2014 को 2 नाबालिग लड़कियों के शव गांव के बाहर पेड़ पर लटके मिले। पीड़ित लड़की के घर वालों ने गांव के ही आधा दर्जन लोगों पर गैंगरेप और हत्या का आरोप लगाया था। दोनों लड़कियों और आरोपियों की जाति पर बड़ा सियासी बवाल मचा। पहले यही शोर था कि लड़कियां दलित समुदाय की हैं, बाद में मालूम हुआ कि वो दलित नहीं, पिछड़ी जाति की थी। आरोपी भी पिछड़ी जाति के थे, यादव जाति के थे, और यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। पीड़ित परिवार और विपक्षी दलों ने खुला आरोप लगाया था कि आरोपियों को पुलिस और सरकार बचा रही है। वहीं आरोपियों का दावा था कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। बवाल बढ़ता देख बदायूं कांड की जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई। सीबीआई ने लड़कियों के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराया था और दावा किया कि लड़कियों का गैंगरेप नहीं हुआ। सच्चाई का पता लगाने के लिए सीबीआई ने दोनों लड़कियों के घर वालों, चश्मदीद गवाहों, आरोपियों सबका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया। नवंबर 2014 में सीबीआई ने अपनी जो रिपोर्ट दी उससे बदायूं में दोनों लड़कियों के गैंगरेप और हत्या की पूरी कहानी पलट गई। कोर्ट में सीबीआई ने 2000 पन्नों की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें दावा किया गया कि दोनों में एक लड़की का मुख्य आरोपी के साथ मेलजोल था। सीबीआई ने दावा किया था कि लड़की और मुख्य आरोपी के बीच फोन पर कम से कम 400 बार बात हुई। दोनों के रिश्तों की बात खुल गई तो लड़की ने शर्मिंदगी के मारे आत्महत्या कर ली थी।
सीबीआई का दावा था कि लड़की की चचेरी बहन का उसके साथ बहुत लगाव था, इसलिए चचेरी बहन ने भी फांसी लगाकर जान दी। सीबीआई की इस रिपोर्ट पर भी काफी हंगामा उठा। मामला बरेली में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में था, जिसने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया। अब हूबहू वैसा ही हाथरस के मामले में भी होता दिख रहा। हाथरस कांड में रोज हो रहे नए खुलासे। पीड़ित और आरोपी एक दूसरे पर लगा रहे हैं आरोप। अब आरोपियों ने प्रशासन को लिखी चिट्ठी। हाथरस कांड में अब तक इस मामले से जुड़े आरोपियों की सीधे तौर पर कोई सफाई या बयान सामने नहीं आया था। इसकी बड़ी वजह यह है कि सभी 4 आरोपी सलाखों के पीछे हैं। लेकिन अब आरोपियों ने हाथरस के पुलिस प्रशासन को जेल से एक चिट्ठी लिखकर अपना पक्ष रखा है। न्यूज़ 18 के पास वो चिट्ठी है जिस पर हाथरस केस के 4 आरोपियों के दस्तखत और अंगूठे के निशान हैं। इस चिट्ठी को जेल में बंद आरोपियों संदीप, लवकुश, रवि और रामू के हवाले से हाथरस के एसपी को भेजा गया है। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद हाथरस कांड में एक नया मोड़ आ गया है। वो मेरे गांव की ही लड़की थी जिससे मेरी दोस्ती थी। मुलाकात के साथ मेरी उससे कभी कभी फोन पर बात हो जाती थी। हमारी दोस्ती उसके घर वालों को पसंद नहीं थी। घटना के दिन मेरी उससे खेत पर मुलाकात हुई थी। उसके साथ उसके माँ भाई भी आए थे। उनके कहने पर मैं तुरंत अपने घर चला गया था और बाद में अपने पशुओं को पानी पिलाने लगा। चिट्ठी में लिखे मजमून में यहां तक तो आरोपियों ने अपनी सफाई पेश की है, लेकिन इसके बाद जो दावा किया है वो हैरान करने वाला है। आरोपियों की चिट्ठी में दावा किया गया है कि पीड़ित लड़की की मौत परिवार वालों की पिटाई से हुई है। मुझे गांव वालों से पता चला कि मेरी दोस्ती को लेकर उसकी मां और भाई ने उसे मारा पीटा था, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और बाद में वो मर गई। मैंने कभी मारपीट वो गलत काम नहीं किया था। इस मामले में लड़की की मां और भाई ने मुझे और 3 अन्य लोगों को झूठे आरोप में फंसाकर जेल भिजवा दिया। हम सभी लोग निर्दोष हैं। कृपया जांच कराकर हमें